5 मिनट्स अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कॉन्स्टिपेशन की प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था, उसमें कुछ कारणों की बात की थी। तो सबसे पहले तो ये है कि इलाज की जब हम बात करते हैं कि कारण को दूर करें तो इलाज हो गया। अब कारण क्या है, आप ये देखिए कि अगर हमारे अंदर कारण ये है कि हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, तब उसको बढ़ा दें। अगर कम फ्लूइड्स लेते हैं, उसको बढ़ा लें। अगर हम लेथार्जिक लाइफ जी रहे हैं, सुस्ती का जीवन जी रहे हैं, तो थोड़ा-सा चुस्ती का जीवन कर लें। उसके अलावा अगर हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, तो देखें कि उनके बगैर काम चल सके। अगर हम दौरों की दवाइयाँ लेते हैं, तो कोशिश करें कि अपने दौरों के डॉक्टर को कहें कि मुझे अब कॉन्स्टिपेशन है, अब क्या करना चाहिए? दौरों की दवाई तो बंद नहीं होगी, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको दवाई सजेस्ट करेंगे। यदि आप ऐसा है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं और स्टूल का प्रेशर होता है, मल का दबाव पड़ता है, लेकिन आप मल को त्याग नहीं कर पाते, रोक के रखते हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। और ख़ास तौर पे मैं बुज़ुर्गों के लिए कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, वो मांसपेशियों की बनी होती है, मसल्स की बनी होती हैं और मसल्स की गति होती है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, केंचुए की गति होती है जिसके कारण मल आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है, इनकी आयु बढ़ती है, तब हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी थोड़ी कम हो जाती है। आप देखते हैं पूरे शरीर की मांसपेशियाँ ही कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देती हैं, एक्सपेंड करना कम कर देती हैं। तो उसके कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है। मल लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है और वहाँ पे वो विल्लाई जितनी हैं, वो पानी को सोखती रहती हैं और मल सख्त होता चला जाता है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि हमें कब्ज़ हो रही है, कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, ख़ास तौर पे वृद्धों के लिए, कि हम क्योंकि अब मांसपेशियों को तो दोबारा हम उतना एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा फाइबर लें, ज़्यादा लिक्विड डाइट लें। अब बुजुर्गों के साथ एक और दिक्कत है, अगर वो पानी ज़्यादा पीते हैं, फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, तो बार-बार पेशाब करना पड़ता है। अब वो पेशाब कम करना पड़े इसके लिए भी थोड़ा-सा फ्लूइड कम कर देते हैं, अगेन कॉन्स्टिपेशन का एक और कारण हो जाता है। तो आप दलिया ले सकते हैं, साबूदाने की खीर ले सकते हैं, दूसरी खीर ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सेमी सॉलिड्स की तरफ हम जा सकते हैं, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, चोकर वाला अनाज लें, साबुत अनाज जितने हम ले सकते हैं, मैदे का बिल्कुल प्रयोग ना करें। ये तो हर किसी के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए है। को मैदे का प्रयोग बिल्कुल ना करें और अनाज को मोटा रखें, चोकर को बाहर मत फेंकें, वो आटे के साथ ही खाएँ। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो कम खाते हैं, स्टूल की फॉर्मेशन कम होती है। लेकिन दिमाग के ऊपर एक चीज़ रहती है, हम ये तो ध्यान रखते नहीं कि हमने बहुत कम खाया तो इसलिए स्टूल कम बनेगा, वेस्ट मटीरियल कम होगा। लेकिन दिमाग में एक रहता है कि मुझे आज स्टूल कम पास हुआ, मुझे तो हैवीनेस हो रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, रात को गर्म दूध के साथ इसबगोल का छिलका ले सकते हैं, जो कि बल्क क्वांटिटी बना देता है। स्टूल को सारे को इकट्ठा करता है, अपने साथ चिपका लेता है और वो एक हैवी मटेरियल बन जाता है, जो रेक्टम में जाने के बाद प्रेशर महसूस होता है और वो पूरे स्टूल को लेके बाहर निकल जाता है। इस तरह से भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रात को अंजीर भिगो दें, सुबह 2 अंजीर भिगो दी, सुबह खाली पेट उठ के उनको चबा लिया। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट प्लीज़ ध्यान रखें, वो थोड़ा-सा देख समझ के ही खाएँ और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही इन चीज़ों का प्रयोग करें। उसके अलावा आँवले का जूस आप सुबह 20 से 30 एमएल खाली पेट ले लें, तब भी पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखें, किसी को अगर किडनी फेल्योर है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आँवले का जूस नहीं लेंगे, या जिनको बार-बार किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर की स्टोन बनती है, वो भी आंवले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आलू बुखारा ले सकते हैं, खुबानी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का को भी उसमें दूध में उबाल के उस दूध को पी सकते हैं, उससे भी आपकी कब्ज़ दूर हो सकती है। लेकिन सिर्फ़ घरेलू चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहें, ये भी कहीं एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप घरेलू, अगर आपको वो आराम करते हैं, आप देखें 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन देखें। लेकिन अगर
आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है या फिर स्टूल पास करते हुए दर्द हो रहा है या इसके अलावा स्टूल पास करते हुए आपको चिरमिराहट सी हो रही है, यानी कि फिशर क्रैक्स एनस पे मल द्वार पे क्रैक्स आ गए हैं, वहाँ जलन हो रही है, तब आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि डॉक्टर अगर तो आप आयुर्वेदिस्ट के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि मल रुक्ष है, बंधा हुआ है, स्कैटर्ड है, उसके हिसाब से वो आपके लिए कब्ज़ की दवाई सजेस्ट करते हैं। लेकिन आप एलोपैथी पे जाते हैं, वो भी डॉक्टर आपसे हमेशा डॉक्टर पूछेगा, आप स्टूल पास करते हो तो उसकी वो होता कैसा है? बिखरा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, चिकना होता है, रूखा होता है, किस तरह का हो? तो उसके लिए उसी के अनुसार आपके लिए दवाई सजेस्ट की जाती है। तो आप ये अखबारों में जो बहुत बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं या बहुत सारे फ़िल्मी कलाकार, मॉडल्स उन विज्ञापनों को लेके आते हैं, कब्ज़ का शर्तिया इलाज ये वो, प्लीज़ आप उस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो कब्ज़ की दवाइयों को भी आप कोई भी दवाई लें, बिना डॉक्टर की, चाहे आप आयुर्वेदिस्ट के पास जाएँ, आप एलोपैथिस्ट के पास जाएँ, होम्योपैथिस्ट के पास जाएँ, जिसके ऊपर भी आपका विश्वास है, आप उसकी सलाह के बगैर बिल्कुल भी ना दवाई लें। ये मेरी आपसे बार-बार विनती है। मल के प्रेशर को बिल्कुल भी ना रोकें, जितना जल्दी हो सकता है मल को के प्रेशर को रिलीज़ करें, पानी खूब लें, लिक्विड डाइट खूब लें, अ, टेंशन दिमाग पे ना रखें। सर्टेन मेडिसिन्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं जो आपको कब्ज़ कर सकती हैं। अपने डॉक्टर से जिससे आपने सजेस्ट कराई, एडवाइस ली हुई है, उसी को बताएँ कि मुझे इससे मेडिसिन से कब्ज़ हो रही है, वो या तो मेडिसिन रिप्लेस करें कि आपको कब्ज़ के लिए कुछ बताएँगे। लेकिन आप सुबह की सैर ज़रूर करें, शाम की सैर ज़रूर करें। खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो बहुत बड़ी दिक्कत हमारी प्रेज़ेंट सोसाइटी की आ रही है, पहले ज़माने में हम जब मल पास करते थे, मल का त्याग करते थे, तो उकड़ू को बैठते थे। लेकिन अब वेस्टर्न शीट्स पे बैठते हैं तो उकड़ू को तो बैठ नहीं सकते, इससे पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी जो नीज़ हैं, आपके जो घुटने हैं, उनका स्तर आपके हिप्स यानी कि नितंबों से ऊपर होना चाहिए। अब वो कैसे ऊपर होगा जब आप वेस्टर्न सीट पे बैठे हैं, तो ये नी तो यूँ आ जाते हैं। तो नी का लेवल तो नीचे रहता है या बराबर रहता है, ऊपर तो हो नहीं सकता। उसका समाधान ये है कि आप एक पटड़ी बनवा लें, जब आप वेस्टर्न शीट पे बैठें, तो पैरों के नीचे उस पटड़ी को ज़रूर रखें ताकि या कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा रखें ताकि आपके घुटनों का स्तर आपके हिप्स से, आपके नितंबों से ऊपर आ जाए। जैसे आप ऊपर आता है तो आप देखेंगे कब्ज़ का बहुत बड़ा समाधान आपको मिल जाता है। तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखेंगे, तो यकीनन आप ठीक होंगे। देखिए, मैं अपनी वीडियोज़ में कोई मिरेकल्स की बात तो करता नहीं। यही कारण है कि आप लोग शायद पूरा वीडियो देखते भी नहीं हैं, क्योंकि मिरेकल्स नहीं होते, जादूगर के जैसे कोई काम नहीं होता उसमें। तो आप प्लीज़, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेके अंत तक देखें। मैंने ये देखा है कि हम वीडियोज़ किसकी ज़्यादा देखते हैं, जो नॉन मेडिकल्स हैं, जो आपको मिसगाइड भी करते हैं, जो आपको इधर-उधर की बातें बताते हैं, जादू की तरह के नुस्खे बताते हैं, यहाँ से ये दबा दिया आपकी कब्ज़ दूर, वहाँ से ये कर दिया आपकी कब्ज़ दूर। तो आप प्लीज़ इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर चल के या ऐसे वीडियोज़ देख के अपने जीवन का परिवर्तन ना करें, या कोई भी जीवन के साथ खेल ना खेलें। आप किसी न किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही हमारी इच्छा है, यही कामना है, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सब स्वस्थ रहें। आपने थोड़ा-सा समय मुझे दिया, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।